Good morning class. In our previous lecture we study about the Schrödinger wave equation and application of Schrödinger wave equation. Now today we study about the orbital. अब जो हमने लास्ट टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उससे हमें किसकी वैल्यू मिलती है? हमें साई की वैल्यू मिलती है. साई यहाँ पे क्या है? वेव फंक्शन. और अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दे, दैट इज साई का स्क्वायर ले, साई स्क्वायर, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी जो है प्रोबेबिलिटी है. अब अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल इट इज़ पॉसिबल टू लोकेट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, कि हम जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वहाँ पे फाइंड आउट होने की वो मैक्सिमम होगी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और उन रीजन्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल. मीन्स ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्बिटल को क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रीजन इन 3-dimensional space, 3D space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिटल क्या होगा? रीजन इन 3-dimensional स्पेस, 3D स्पेस में वो रीजन जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो क्या हो? मैक्सिमम हो. उस रीजन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल. अब अगर हम एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि जिसके अंदर जो है हाई प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, जैसे मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल को. और इस रीजन के अंदर क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की. अब एक्चुअल में अगर मैं रियल पिक्चर की बात करूँ, रियल पिक्चर ऑर्बिटल की ड्रॉ करना वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सिंप्लिसिटी के लिए जो है हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जहाँ पे डॉटेड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे ये जो डॉटेड है ये थोड़ा सा कम हो गया है, वहाँ पे मीन्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. अब जो इंटेंसिटी है डॉट्स की यहाँ पे, वो क्या बताएगी? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को. अगर इंटेंसिटी डॉट्स की ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की वो ज़्यादा है. और अगर इलेक्ट्रॉन की जो ये डेंसिटी है, डॉट्स की डेंसिटी, अगर वो कम है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या है? स्मॉल है. ओके. अब ये जो है ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट किसने दिया था? कंसेप्ट बोहर ने बताया था कि ऑर्बिट्स होते हैं पर्टिकुलर. सिमिलर वे में ये ऑर्बिटल है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. कि ऑर्बिट क्या है? वेल डिफाइंड एक सर्कुलर पाथ है जिसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे. बट अगर मैं ऑर्बिटल की बात करती हूँ, इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे तो क्या है कि इस वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ऑर्बिटल क्या है? इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. सेकंड मैं बात करूँ, ऑर्बिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. बट अगर हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल क्या है? 3-dimensional मोशन है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डेंसिटी रीजन में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजन में कहीं पर भी हो सकता है. 3-dimensional होगा ये. थर्ड, ऑर्बिट गिव अ डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. कि हमें जो है ऑर्बिट की हेल्प से पर्टिकुलर उसका डेफिनेट पाथ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सपोज वो इस ऑर्बिट में, मीन्स वो क्या है? इस सर्कुलर पाथ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं. बट अगर मैं ऑर्बिटल की बात करती हूँ, ऑर्बिटल जो है स्पेसिफाई उसका जो डेफिनेट पाथ है या फिर कि वो किस पाथ के थ्रू जो है मूव कर रहा है वो हमें नहीं बताता यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन में भी एनी वेयर, मैंने ये इतना रीजन लिया है, इसने रीजन में से कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे उस डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जहाँ पे डॉट्स की रिलेटिव इंटेंसिटी कम होगी, दैट मीन्स वहाँ पे उसके फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी. बट ये जो ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा. ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. जितने भी हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं वो सभी के सभी सर्कुलर होते हैं. बट अगर मैं ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर नहीं होता. जैसे अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करती हूँ, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, ये एस ऑर्बिटल है. सिमिलर वे में अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, पी ऑर्बिटल की इस तरीके से डम्बेल शेप होती है.
आगे फर्दर डी ऑर्बिटल की बात करो तो डी ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से होती है, टोटल 4 लोब्स होती हैं इसके अंदर। डी में भी फर्दर आगे आप ड्रॉ करोगे डिफरेंट शेप्स होती है, मीन्स कि जो ऑर्बिट्स होते हैं जितने भी वो सभी सर्कुलर होंगे, बट ऑर्बिटल जो है उनकी डिफरेंट शेप्स होगी। ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, कि ऑर्बिट में जो है किसी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं करें, सर्कुलर मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, इसके अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, ये सभी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। जैसे मैंने एस पी ऑर्बिटल की शेप्स बनाई है अलोंग, अगर मैं इसको जेड एक्सिस लेके चल रही हूँ जेड एक्सिस होगा। सिमिलर में अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएंगी। तो जो ऑर्बिटल होंगी उनकी जो है डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी हमारे पास। एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n²। ये हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि हमारे पास ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 × 1² 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2² 4 हो जाएगा और 4 × 2 = 8, मीन्स कि जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट अगर मैं ऑर्बिटल कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, ऑर्बिटल जो है एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है किसी भी ऑर्बिटल में जो है नहीं आएंगे। क्लियर? ये था डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट वाला जो कंसेप्ट था वो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग था, बट जो ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट है, ये ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट जो है हमारे पास आगे जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की उससे जो हमारे पास साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये कंसेप्ट जो है इसके ऊपर बेस है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, आगे भी आपका काम आएगा। आप देखो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनकी क्वांटम नंबर्स की, इनको जो है बोहर ने ही प्रपोज किया था। उसने क्या किस तरीके से डिफाइन किया था बोहर ने क्वांटम नंबर्स को? नंबर्स रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड energy of electron in an atom। ये जो है बोहर के अकॉर्डिंग और क्वांटम नंबर की डिफाइन थी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या करें, स्पेसिफाई करें पोजीशन को और एनर्जी को, कि मीन्स किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी क्या पोजीशन होगी और उसकी एनर्जी कितनी होगी। बट इसके बाद जो है वेव मैकेनिक्स में, अब हमने वेव मैकेनिक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया है। वेव मैकेनिक्स में जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है बेसिकली 3 सेट ऑफ नंबर से जो है हम उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को जो है करेक्टराइज कर सकते हैं। उन 3 सेट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। 3 सेट ऑफ नंबर्स दैट द इलेक्ट्रॉन in an atom can be characterized, कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम 3 नंबर्स की हेल्प से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एंड दीज 3 सेट ऑफ नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। जो 3 सेट होते हैं n, l एंड m, ये इसकी डेजिग्नेशन है। बट इन 3 नंबर्स के एडिशन में एक और नंबर आ गया है जो उसकी हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्टडी करने के लिए। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक एडिशनल क्वांटम नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो टोटल जो बेसिकली हमारे पास जो है 4 क्वांटम नंबर्स है वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब जो है हम इन 4 क्वांटम नंबर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं और इनका क्या क्या हमारे पास यूज़ है। क्लियर? अब सबसे फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डेजिग्नेट करते हैं एन से, स्मॉल एन। और ये जो नंबर है ये क्या डिटरमिन करेगा? मेन एनर्जी लेवल को। इट डिटरमिन मेन एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। इलेक्ट्रॉन ने जो है कौन सा मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई किया हुआ है वो हमें पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एन लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एन जो है इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है।
इस क्वांटम नंबर को हम शेल भी बोलते हैं, मीन्स कि अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है दैट मीन्स कि वो क्या है, फर्स्ट शेल होगी। सिमिलर वे में n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो उस केस में होगी सेकेंड शेल। ओके, अब ये n इज इक्वल टू n की जो वैल्यू है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है तो शेल जो है फर्स्ट शेल होगी और उसको हम बोलते हैं के शेल। सिमिलर वे में अगर n की वैल्यू 2 हो जाए दैट मीन्स एल शेल, 3 वैल्यू होगी एम शेल, 4 वैल्यू होगी एन शेल, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चलते रहेंगे। n इज इक्वल टू 1 मेन एनर्जी लेवल है, फर्स्ट शेल होगी, उसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज अ के शेल, 2 को l, 3 को m एंड 4 को n शेल। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये मेनली क्या है, एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन करता है। किस तरीके से, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम ई रेज टू द पावर 4 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब इसमें जब हम सारे के सारे कॉन्स्टेंट जितने भी हैं उन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन आया था हमारे पास -1311.8 एन स्क्वेयर किलो जाउल मोल इनवर्स, ये रिलेशन आया था ना। अब अगर मैं बात करती हूँ एन की वैल्यू जो है 1 है, n इज इक्वल टू 1 में जो है हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, के शेल, और जो एनर्जी होगी ई एन इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा E1 -1311.8 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर, एन की वैल्यू इज 1 तो एन स्क्वेयर की वैल्यू 1 स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.8 किलो जाउल मोल इनवर्स। मीन्स फर्स्ट शेल के अंदर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी एनर्जी होगी। सिमिलर वे में अगर n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ, एल शेल होगी हमारे पास, E2 इज इक्वल टू -1311.8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर आ जाएगा इस केस में। इसको सोल्व करोगे तो इसकी एनर्जी आ जाएगी किलो जाउल मोल इनवर्स। सिमिलर वे में n इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज n इंक्रीजेज energy of the electron also increases। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करोगे आपके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये जो क्वांटम नंबर है, एक तो ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है, सेकंड जो इससे क्वांटम नंबर से हमें इसकी एप्लीकेशन मीन्स क्या इसकी पता चलता है, एवरेज डिस्टेंस के बारे में। एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एक तो एनर्जी के बारे में बता रहा है, डिटरमिन करेगा, फर्स्ट होगी इसकी कि एनर्जी लेवल के बारे में और सेकंड होगी एवरेज डिस्टेंस के बारे में। मींस अगर मेरे पास देखो अब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट शेल है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल है ये नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस के और इसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी जो एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज होगा और साइड बाय साइड उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, मीन्स दोनों को कंबाइन करके क्या कहेंगे, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस एवरेज डिस्टेंस ऑफ शेल, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस increases and also energy of electron इंक्रीजेस। जैसे जैसे n की वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी उसका जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस है किससे, न्यूक्लियस से, वो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब देखो जैसे मेरे पास ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये एवरेज डिस्टेंस हो गया, n इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, n इज इक्वल टू 3 डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी हमारे पास एवरेज डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा एंड साइड बाई साइड उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की। सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा सब शेल्स के बारे में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल और सब लेवल भी बोल सकते हैं सब शेल को, सब लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स।
इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एल से, और n की वैल्यू के लिए जो है हमारे पास जो है n पॉसिबल कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है n की, उसके लिए क्या है l की जो है हमारे पास पर्टिकुलर जो है n वैल्यूज़ होंगी 0 से लेके n-1 तक। मीन्स l की वैल्यू जो है 0, 1, 2 एंड अप टू n-1 किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम। It gives energy of electron due to angular momentum of electron. मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट l इंटू l+1। क्लियर। अब जो हमारे पास L की जितनी भी वैल्यू होगी ईच वैल्यू जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसी पर्टिकुलर सब शेल को और सब लेवल को, और वैल्यू जो N की वैल्यू होगी वो डिटरमिन करेगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास सपोज करो व्हेन N इज इक्वल टू 1, अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यूज क्या होंगी 0 टू n-1। N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 0, दैट मीन्स L की सिर्फ एक वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज 0। सिमिलर वे में अगर N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो L की वैल्यूज कितनी होंगी 0, n-1, 2-1 1, मतलब कि 0 to 1 तो 0 and 1 2 वैल्यूज होंगी इस तरीके से। क्लियर। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी n की वो डिटरमिन करेगी कि L की जो है आगे फिर फर्दर कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब जो L की वैल्यूज है हमारे पास 0, इसके लिए हम डेजिग्नेशन जो है इसकी देते हैं वो S होगी। सिमिलर वे में अगर L 1 हो जाए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, ऐसे ही 4 के लिए G, और ये इस तरीके से जो है अल्फ़ाबेटिकली कॉन्टिन्यू रहेगा आगे सीरीज। क्लियर। अब जो मेरे पास वैल्यू है SPDF जो डेजिग्नेशन है ये अराइज कहाँ से हुई है, स्पेक्ट्रल लाइन्स से, कि जो स्पेक्ट्रा में जो है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रोड्यूस होते हैं। मींस S है इसकी कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग है स्पेक्ट्रल लाइन को, शार्प लाइन्स। सिमिलर वे में ये है प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइन, ये होंगी डिफ्यूज और ये होंगी फंडामेंटल लाइन्स। क्लियर। अब इनकी देखो डेजिग्नेशन हम कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास जो है n की वैल्यू है देन L की वैल्यू है। अब जैसे सपोज करो n की वैल्यू जो है पहले 1 है, n की वैल्यू 1 तो L की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 0, और इसको डेजिग्नेट कैसे करेंगे, सबशेल डेजिग्नेशन 1s। 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करे n की वैल्यू को और s रिप्रेजेंट करे L को। अगर s है तो L की वैल्यू 0 होती है ना, L इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s। सिमिलर वे में अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए, 2 के केस में 0 और 1 2 वैल्यूज होंगी 0 एंड 1। 0 के केस में अब n लिखना है पहले तो 2s, और इसके केस में 2p। 2 सबशेल्स होंगी टोटल, 1 सबशेल होगी इधर 2 सबशेल होगी। सिमिलर वे में अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो 3-1 2, दैट मीन्स 3 वैल्यू 0 1 2। 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p और इसके लिए 3d। ये सब लेवल्स हैं। मीन्स कि एक nth एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें एक सबशेल होगी, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सबशेल होंगी, थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल 3 सबशेल्स होंगी। सिमिलर वे में अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाए, अगर n 4 होगा तो 0 1 2 3 टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगी। इस केस में 4s, 4p, 4d एंड 4f, टोटल जो है हमारे पास 4 सबसेल्स हो जाएंगी। इसी तरीके से n के केस में 3, इसके केस में 2 और 1 के केस में ओनली 1 सबशेल। क्लियर। अब देखो जैसे हमारे पास ये सबशेल्स है, इसके अंदर अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करती हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँगी, हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस केस में तो इन सबकी एनर्जी जो है सेम होगी। सपोज करो मेरे पास n इज इक्वल टू 4 है तो 4s, 4p, 4d एंड 4f, टोटल 4 सबशेल्स होंगे। इन 4 की एनर्जी जो है सेम होगी। बट अगर हमें अदर देन हाइड्रोजन बात करती हूँ, मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन कह लो आप, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होगी वैल्यूज, जैसे जैसे मेरे पास L की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। मीन्स 4s, L की वैल्यू 0, देन 4p, L की वैल्यू 1, 4d, L इज इक्वल टू 2, 4f, L इज इक्वल टू 3। तो L की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी हमारे पास जो इनकी एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, और हाइड्रोजन के एटम के केस में क्या होगी सेम एनर्जी होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे थर्ड क्वांटम नंबर की बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अब देखो ये जो क्वांटम नंबर है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, इट डिस्क्राइब द प्रेफर orientation of electron in the presence of magnetic field। प्रेफर ओरिएंटेशन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है उसकी कौन सी ओरिएंटेशन होगी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है और ये क्या है न्यूक्लियस के राउंड जो है मूव करता है। अब जैसे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो सिमिलर है, लाइक मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट की कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सिमिलर वे में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा तो वहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर मैं जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, मीन्स खुद से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था और जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। मींस कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उसकी वजह से क्या उसके डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी और कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। इसको जो हम डेजिग्नेट करते हैं एम से। जैसे अब इसमें बात करें जो हमने पिछला क्वांटम नंबर पढ़ा है एल, कि जो एम की वैल्यूज़ होंगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एल वैल्यूज़ के ऊपर। किसी पर्टिकुलर एल वैल्यू के लिए हमारे पास जो एम की वैल्यूज़ होंगी वो एम की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, -L2 + L। मीन्स कि जो m है उसकी वैल्यूज़ होंगी -L, इस तरीके से चलेंगे 0 देन +L, इस तरीके से जो है इसकी वैल्यूज़ होंगी। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल इफ़ L = 0, अगर L 0 है तो m की भी सिर्फ एक वैल्यू होगी 0, बट अगर L की वैल्यू 1 होती है, 1 का मतलब -1 to +1, दैट इज़ m = -1 0 +1, टोटल जो है इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी। सिमिलर वे में अगर L की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाए, L = 2, तो m की वैल्यूज़ -2 -1 0 1 एंड 2, टोटल जो है 5 वैल्यूज़ होंगी। तो m की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करिए, l के ऊपर, और किसी पर्टिकुलर l वैल्यू के लिए m की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी -L2 + L। क्लियर। अब जो मेरे पास L = 1 है, L = 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p सब शेल को, और L = 1 के लिए मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 0 +1, 3 वैल्यूज़ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p सब शेल है उसके अंदर क्या होंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे। जो m की वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑर्बिटल्स को। L = 1 दैट इज़ p सब शेल, और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। m = -1 0 एंड +1, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे p ऑर्बिटल के अंदर, इनके जो नेम होते हैं बेसिकली वो किस तरीके से होते हैं, px py एंड pz। p जो है रिप्रेजेंट कर रहा है l की वैल्यू को, 3 होंगे, तीनों के तीनों जो है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के लोग होंगे, तो इनके पास होंगे px py pz। और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। px py pz ऑर्बिटल जो हैं डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब हैविंग सेम एनर्जी, तीनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी, बट इनकी जो डीजनरेसी है वो स्प्लिट हो सकती है। मतलब कि ये जो डीजनरेटेड सेम एनर्जी है ये चेंज हो सकती है कब, जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे इनकी जो डीजनरेसी है वो क्या होती है, स्प्लिट अप हो जाती है। क्लियर। अब जो मेरे पास सबशेल्स हैं, अब देखो अब अगर सबशेल जो है एस है 0, एल की वैल्यू 0 के लिए एस सबशेल होगी, मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, 1। सिमिलर में p है तो 3 आगे, d है तो 5 और f होगा 7 एंड सो ऑन। ये है सबशेल्स और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब देखो आगे ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में, इसको लर्न रखना इजी है। हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन होता है दैट इज 2l + 1 ऑर्बिटल्स। l की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाएंगे। सपोज करो l की वैल्यू 1 है, 2 × 1 2 + 1 3, मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे किसमें, जब l की वैल्यू कितनी है, 1 है। l की वैल्यू 1 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलर में l की वैल्यू 2 पुट करोगे 5 ऑर्बिटल्स, l की वैल्यू 2 5 ऑर्बिटल्स।
क्लियर। अब हमने अभी तक जो है टोटल 3 क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं, दैट इज n, l और m। अब इन तीनों में एक बार क्या रिलेशन होता है वो ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आती है वैल्यू ऑफ n। n वैल्यू के ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, l की वैल्यू, वैल्यू ऑफ l। उसके बाद वैल्यू ऑफ m। अब अगर n की वैल्यू जो है 1 है हमारे पास, l की वैल्यू कितनी होगी 0 और m की वैल्यू भी कितनी होगी 0 होगी। अब अगर मैं इसे सब शेल लिखूँ, कितनी सब शेल होंगी, सब शेल कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, 1 है सब शेल होगी। और नंबर ऑफ सब शेल्स की बात करूँ, अगर नंबर ऑफ सब शेल सिर्फ 1 सब शेल ही होगी, ओनली 1 इज। सिमिलर वे में और ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल शेल, तो वो भी कितने होंगे 1। क्लियर। अब इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2, ये था n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 बात करूँ, n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यूज कितनी होंगी 0 एंड 1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी होगी 0, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 1। इसके लिए 2s और इसके लिए 2p। सब शेल्स इसमें कितनी है 1 और इसमें कितनी है टोटल 3। और ऑर्बिटल शेल की बात करूँ तो टोटल कंबाइन करके कितनी हो गई है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। आगे सिमिलर वे में n की वैल्यू अगर 3 होती है, 3 वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 1 2। अगर ये 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, 1 के लिए -1 0 +1 और इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। अब इसके लिए बात करूँ 3s, इसके लिए हो जाएगी 3p और इनके लिए हो जाएगी 3d। इसमें टोटल 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 और इसमें 5 और टोटल कितने हो जाएंगे 9। सिमिलर वे में n इज इक्वल टू 4, 4 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3, 0 ही होगा इसके लिए -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2। ऐसे इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसके केस में 4s, ये 4p, ये 4d और ये हो जाएगी 4f। ऐसे टोटल 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। टोटल कितने हो गए 4 और 5 9 और 7 16, टोटल हो जाएंगे 16। तो ये इस तरीके से जो है आ जाएगी अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास। क्लियर। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, फोर्थ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, जब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उस टाइम पे ये नंबर जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इसे जो है हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस किस लिए किया, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है कि हमने जब इसको ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जो एक्सिस है उस पर जो है वो स्पिनिंग भी कर रहा है। और जो स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की वो जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, की एक तो हमारे पास मोशन है उसका कि ऑर्बिटल मोशन है, उसके एडिशनल में यहाँ पे क्या होगी, स्पिनिंग जो होगी, स्पिन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये डिस्क्राइब करेगा स्पिन ओरिएंटेशन के बारे में। इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एस के साथ। अब जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो दो तरीके से हो सकती है, दो डायरेक्शन में, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
इसी तरीके से n की वैल्यू भी जो है 2 होंगी, +1/2 एंड -1/2। और जो प्लस एंड माइनस साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2। सिमिलर वे में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू होगी -1/2। क्लियर। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √S इंटू S+1 H डिवाइडेड बाई 2π। अब जैसे सपोज करो मेरे पास स्पिन जो है 1 है, S इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हमें कैलकुलेट करना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू S को 1/2 पुट कर दोगे, 1/2 +1 H डिवाइडेड बाई 2π। इसको अगर एलसीएम लेके सोल्व करते हो √3 डिवाइडेड बाई 4π इंटू H, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये रूट से बाहर लाओगे तो 2, और 2 इंटू 2 4π। इस तरीके से यार ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो है 2 ओरिएंटेशन होंगी रिलेटिव, जो भी हमने एक्सिस चूज करा है। क्लॉकवाइज होती है तो +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -1/2। जैसे सपोज करो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। इसकी जो स्पिनिंग है वो इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस केस में इसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, S इज इक्वल टू +1/2। सिमिलर वे में अगर इसकी जो स्पिनिंग हो रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से हो, तो इस केस में S इज इक्वल टू -1/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। तो अगर 4 के 4 क्वांटम नंबर्स को एक बार समअप करूँ तो सबसे फर्स्ट जो मेरे पास होता है n, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेल को, और ये हमें साथ के साथ बताएगा ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में और उसकी एनर्जी के बारे में। सिमिलर वे में जो सेकंड क्वांटम नंबर है L, वो रिप्रेजेंट करेगा सब शेल को, और ये हमें बताएगा उसकी शेप के बारे में। ये हमें बता रहे हैं एनर्जी के बारे में एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। सबशेल L ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास शेप ऑफ द ऑर्बिटल, उसकी शेप किस तरीके की होगी। सिमिलर वे में थर्ड जो क्वांटम नंबर है M, ये डेजिग्नेट करेगा ऑर्बिटल को, और ये बताएगा ओरिएंटेशन के बारे में कि उसकी स्पेस में जो है किस तरीके की ओरिएंटेशन होगी, ओरिएंटेशन इन स्पेस। सिमिलर वे में जो फोर्थ है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताएगा उसकी स्पिन के बारे में, मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन इन स्पेस। मीन्स कि जो 4 क्वांटम नंबर्स है डिफाइन डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय स्पेसिफाइंग इट्स मेन एनर्जी लेवल, सब लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। और सेकंड में क्या कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर है ये क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है हमें कंप्लीट नॉलेज देंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये उसकी शेल के बारे में बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड स्पिन क्वांटम नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।